ना कीजिए कि कोई इंसान बैंक में खाता खोलने जाता है या फिर अस्पताल में अपना पर्चा बनवाने के लिए लाइन में खड़ा है। अब फॉर्म भरते समय वहां जेंडर या लिंग चुनने का एक छोटा सा बॉक्स होता है और हमें से ज्यादातर लोग ना बिना एक सेकंड सोचे मेल या फीमेल पर टिक कर देते हैं। बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। हाँ, और वहां बैठा क्लर्क कोई सवाल नहीं पूछता, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बस मान लिया जाता है कि आपने जो टिक किया है वही सच है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी आम सी बात को, मेरा मतलब है कि कोई इंसान खुद को क्या मानता है, इसे साबित करने के लिए एक पूरी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो कैसा लगेगा? ये तो काफी परेशान करने वाला विचार है ना? अगर अनजान लोगों की एक कमेटी ये तय करने लगे कि आपकी पहचान सही है या नहीं। देखिए, ये स्थिति सुनने में किसी डिस्टोपियन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर छपे एक बहुत ही अहम लेख ने, एक एडिटोरियल ने, ठीक इसी हकीकत की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। और इसी पर आज हम अपनी इस गहन चर्चा में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। इस लेख के केंद्र में एक बहुत सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल है। सवाल ये है कि मेरा जेंडर किसका है और मेरी जेंडर पहचान पर फैसला सुनाने का अधिकार किसे है। तो आज हम इसी लेख के नजरिए से हाल ही में पास हुए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, जिसे हम 30 मार्च 2026 के गैजेट नोटिफिकेशन के बाद से अमेंडमेंट बिल 2026 कह रहे हैं। सही कहा। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात एकदम साफ कर देना चाहता हूँ। हम जिस लेख या एडिटोरियल पर आज चर्चा कर रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इस लेख में उठाए गए जो मेडिकल, कानूनी और इंसानी पहलू है ना, उनको निष्पक्ष रूप से समझना है। ताकि श्रोताओं को इस पूरे विषय की एक साफ और स्पष्ट समझ मिल सके। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि सिसजेंडर लोगों को, यानी हम जैसों को, जिनकी पहचान जन्म से ही समाज तय कर देता है, कभी ये साबित नहीं करना पड़ता कि हम कौन हैं। हाँ, वो प्रिविलेज होता है हमारा। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये नया बिल एक ऐसी चेकिंग प्रक्रिया लेकर आया है जो लेख के अनुसार पूरी तरह से उनकी निजता और गरिमा पर सवाल उठाती है। और यही इस एडिटोरियल का सबसे मुख्य तर्क भी है। लेखक का कहना है कि ये जो नया बिल है, ये प्रगति से प्रतिगमन की ओर, यानी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ उठाया गया एक कदम है। पीछे की तरफ। हाँ, और इस नए बदलाव के असल असर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले कानून क्या था। अगर हम पीछे मुड़कर 2014 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था। आप नालसा जजमेंट की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, नालसा जजमेंट। उस फैसले ने एक बहुत ही साफ और स्पष्ट सिद्धांत दिया था, स्व पहचान, या जिसे हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मैं 2014 के इस नालसा फैसले के बारे में ही सोच रहा था। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि इंसान अपनी पहचान खुद तय करेगा। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस या सुझाव वाली बात नहीं थी, बल्कि इसे सीधे तौर पर संविधान के मूल अधिकारों से जोड़ा गया था। हाँ, और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोई खैरात समझकर नहीं दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि स्व पहचान का अधिकार सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव के खिलाफ है, अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। मतलब ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बिल्कुल। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से समझते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मंच पर खड़े होकर कोई भाषण देना नहीं होता। सही बात है। इसका मतलब ये भी है कि इंसान जिस रूप में खुद को देखता है या महसूस करता है, उसे समाज में उसी रूप में जीने का अधिकार हो। अगर कोई इंसान अंदर से खुद को एक महिला महसूस करता है तो उसे कानूनी रूप से महिला के तौर पर पहचाना जाना उसका संवैधानिक हक है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और इसी आधार पर तो 2019 में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम आया था, उसने भी इसी स्व पहचान के सिद्धांत को ही कायम रखा था। हाँ, उस कानून का आधार भी वही था। उसमें भी यही था कि कोई भी इंसान अपनी पहचान खुद बता सकता है और उसके आधार पर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मिलेंगी। बिल्कुल, एक सिस्टम बन गया था। तो पिछले 6 सालों से तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, स्कूल और कॉलेज इसी दिशा में काम कर रहे थे। वो अपने सिलेबस बदल रहे थे, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे थे।
सही कहा। तो फिर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर 2019 में स्व पहचान का सिस्टम बन चुका था और वो ठीक से काम भी कर रहा था, तो अचानक 2026 में आकर ये नया संशोधन लाने की जरूरत क्या थी? हाँ, ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये नया बिल पुराने सिस्टम को आखिर बदल कैसे रहा है? और यही वो जगह है जहां एडिटोरियल का लेखक सबसे ज्यादा गहरी चिंता जताता है। 2026 का ये जो बिल है, ये 2014 के नालसा फैसले के पूरे ढांचे को ही पलट कर रख देता है। मतलब पूरी तरह से? हाँ, अब स्व पहचान की जगह मेडिकल और नौकरशाही गेट कीपिंग ने ले ली है। गेट कीपिंग। मतलब अब ये नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि वो ट्रांसजेंडर है और बस उसे मान लिया गया। अब एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। अच्छा, वो प्रक्रिया क्या है? पहले उस व्यक्ति को एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। वो मेडिकल बोर्ड व्यक्ति का मूल्यांकन करेगा, यानी असेसमेंट करेगा। ओके। फिर वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट या सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा और तब जाके डीएम के ऑफिस से एक प्रमाण पत्र जारी होगा। 1 मिनट रुकिए, ये प्रक्रिया तो किसी भारी भूल भुलैया जैसी लग रही है। बिल्कुल। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका काम पूरे जिले का प्रशासन देखना है, वो किसी इंसान की जेंडर पहचान कैसे तय करेगा? यही तो विडंबना है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कहा जा रहा है कि एक मेडिकल बोर्ड जेंडर तय करेगा, तो इसका मतलब है कि उनके पास इसे जांचने का कोई वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। अगर एक इंसान अपनी पहचान खुद तय नहीं कर सकता, तो एक अनजान लोगों का बोर्ड ये कैसे तय करेगा? ये तो ऐसा ही हुआ कि आप किसी से कहें कि साबित करो कि तुम्हें भूख लगी है। हाँ। और इसके लिए उसे अनजान लोगों की एक कमेटी के सामने बिठा दें, जिनके पास भूख नापने का कोई यंत्र ही नहीं है। ये तुलना आपने बहुत सटीक दी है और लेख में भी लेखक जो खुद मेडिकल फील्ड से गहराई से जुड़े हैं, इसी बात को सबसे मजबूती से उठाते हैं। हकीकत तो ये है कि मेडिकल साइंस में जेंडर पहचान को नापने के लिए कोई मेडिकल या इवैल्यूएटिव बायोमार्कर मौजूद ही नहीं है। बायोमार्कर से आपका मतलब है कि कोई ऐसा टेस्ट जो शरीर के अंदर की स्थिति बता सके? हाँ, जैसे ब्लड शुगर के लिए हम खून की जांच करते हैं या हड्डी टूटने पे एक्सरे कर लेते हैं। बिल्कुल वही। आप खून की जांच करके या डीएनए देखकर या कोई एमआरआई स्कैन करके ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि कोई इंसान अंदर से अपना जेंडर क्या महसूस कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं। एकदम सही। पूरी दुनिया का चिकित्सा विज्ञान आज इस बात पे एकमत है कि जेंडर एक गहराई से महसूस किया जाने वाला बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। ये दिमाग और आत्मा का विषय है, जिसे किसी मशीन या किसी टेस्ट ट्यूब में डालकर नहीं नापा जा सकता। और अगर जेंडर का कोई बाहरी शारीरिक टेस्ट होता, तो शायद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कभी दुनिया के सामने अपनी पहचान साबित करने की इतनी बड़ी चुनौती का सामना ही नहीं करना पड़ता। सही कहा, वो तो बस एक रिपोर्ट में आ जाता। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई स्कैन नहीं है, तो ये मेडिकल बोर्ड आखिर चेक क्या करेगा? और यही सबसे डरावना हिस्सा है इस पूरी प्रक्रिया का। ये तो मेडिकल जांच के नाम पे सीधे सीधे पूछताछ या पुलिसिंग ज्यादा लग रही है मुझे। बिल्कुल। लेखक आशंका जताता है कि जब कानून में कोई स्पष्ट मानदंड या कोई क्लियर पैरामीटर्स नहीं है, तो ये मेडिकल बोर्ड मनमानी कर सकता है। मनमानी कैसे? अगर उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो वे पुराने, आक्रामक और बेहद अपमानजनक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे बाप रे। लेख के मुताबिक इसमें जननांगों का निरीक्षण यानी जेनिटल इंस्पेक्शन तक शामिल हो सकता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब जिस तरह जन्म के समय डॉक्टर एक नवजात बच्चे के जननांग देखकर उसे लड़का या लड़की घोषित कर देते हैं, हाँ। क्या वे वही पुराना तरीका 20 या 30 साल के वयस्कों पर आजमाना चाहते हैं? दुर्भाग्य से इस बात का पूरा डर है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक और साथ ही चिंताजनक है, वो ये है कि इस तरह की जांच किसी भी वयस्क व्यक्ति पर थोपना निजता और शारीरिक स्वायत्ता यानी अपनी बॉडी पर जो खुद का अधिकार होता है, उसका सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। लेख में लेखक ने एक बहुत ही मार्मिक और झकझोर देने वाला उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि एक वयस्क सिस जेंडर महिला होने के नाते वे खुद इस विचार मात्र से सिहर उठती हैं कि अनजान लोगों का एक ग्रुप उन्हें कपड़े उतारने को कहे और उनके शरीर का मुआयना करे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सच में एक महिला है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। तो सोचिए, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसका शरीर और उसकी पहचान पहले से ही समाज के तानों और भेदभाव का शिकार रही है, उसके लिए ये कितना बड़ा मानसिक आघात या ट्रॉमा होगा।
ये ट्रॉमा तो लोगों को सिस्टम से पूरी तरह बाहर ही कर देगा। बिल्कुल कर देगा। अगर किसी इंसान को पता हो कि सरकार से मिलने वाली मामूली सी मदद या किसी बेसिक सर्टिफिकेट के लिए उसे इस तरह के गहरे अपमान से गुजरना पड़ेगा, तो वो इंसान कभी उस मेडिकल बोर्ड के दरवाजे पर जाएगा ही नहीं। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक डर नहीं है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो वो और भी ज्यादा खराब है। वो कैसे? भारत के हर जिले में इस तरह के मेडिकल बोर्ड मौजूद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और जहाँ सरकारी अस्पताल या बोर्ड हैं भी, वे पहले से ही मलेरिया, डेंगू, टीबी और रोजमर्रा के स्वास्थ्य सेवाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। हाँ, हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल, उन पर एक और नौकरशाही की परत थोप दी गई है। एक ऐसा काम दे दिया गया है जिसके लिए ना तो उनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, न संवेदनशीलता है और ना ही कोई वैज्ञानिक टूल है। तो इसका सीधा असर तो इस समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बहुत गहरा असर पड़ेगा। हम एक ऐसे समुदाय की बात कर रहे हैं जिसे समाज ने पहले ही एकदम हाशिए पर धकेल रखा है। जब मैं इस लेख को पढ़ रहा था तो इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े दिए गए हैं वो सच में हिला देने वाले थे। हाँ, वो आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। मतलब 99% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने किसी न किसी रूप में सामाजिक बहिष्कार झेला है। 52% को स्कूलों या कॉलेजों में इस कदर परेशान किया गया कि उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा। 57% ट्रांस महिलाओं ने कम से कम एक बार शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है। ये बहुत बड़ी संख्या है। और इन सबसे जो बात निकल कर आती है वो सबसे ज्यादा डराती है। ट्रांसजेंडर किशोरों में आत्महत्या की कोशिश करने की जो दर है वो 13% से लेकर 50% तक है। जी हाँ। ये राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हालात पहले से इतने नाजुक हैं तो ये नया सिस्टम तो मतलब ये तो ऐसा जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही एक बहुत ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने का संघर्ष कर रहा हो और ये नया नियम उनके पैरों में और भारी लोहे की जंजीर बांध देता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इन आंकड़ों का असली मतलब समझ आता है। हाँ। जब 13 से 50% किशोर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हों, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बेसलाइन पहले से ही एक बहुत गहरे संकट में है। बिल्कुल। लेखक जो खुद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, इस बात को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है। जो समुदाय पहले से ही हिंसा, नकारे जाने और डर के साए में जी रहा है, उसके ऊपर अब सत्यापन या वेरिफिकेशन का एक और सरकारी चाबुक चला दिया गया है। चाबुक सही शब्द है। जब राज्य या सरकार खुद आपके अस्तित्व पर शक करने लगे और आपको एक अपराधी की तरह अपनी पहचान साबित करने पर मजबूर करे, तो ये इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। इसे वे एक सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी मानते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों का भी है जो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेख में उन हजारों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी जिक्र है जो पिछले सालों में 2019 के कानून के तहत हेल्थ के सिस्टम में आ चुके थे। बिल्कुल। कोई शायद हार्मोन थेरेपी ले रहा होगा, कोई अपनी काउंसलिंग करवा रहा होगा। अब इस नए 2026 के संशोधन के बाद उनका क्या होगा? क्या उनकी मौजूदा पहचान अचानक से अमान्य हो जाएगी? यही तो डर है। क्या उन्हें इलाज रोककर वापस लाइन के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा? और यही जो अनिश्चितता है ना, ये रातों रात इस इमरजेंसी को और बढ़ा देती है। जो इलाज या जो क्रिटिकल केयर उन्हें मिल रही थी वो अचानक रोकी जा सकती है जब तक कि वो नए सिरे से मेडिकल बोर्ड और डीएम से नया सर्टिफिकेट ना ले आए। अरे बाप रे। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी डूबते हुए इंसान से उसकी लाइफ जैकेट छीन लेना और उससे कहना कि पहले एक फॉर्म भरकर साबित करो कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तब हम वापस जैकेट देंगे। ये लाइफ जैकेट वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है स्थिति पर। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहती जी। जब मैं ये लेख आगे पढ़ रहा था तो मेरी नजर एक खास क्लॉज पर पड़ी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप उस क्रिमिनल क्लॉज की बात कर रहे हैं? हाँ, इस नए संशोधन में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो इस समुदाय की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेख में अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम के क्लॉज की बात की गई है जी। अगर कोई किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानने में अनुचित प्रभाव डालता है तो उसके लिए 15 साल तक की जेल हो सकती है।
15 साल, मतलब ये तो हत्या की कोशिश या किसी बहुत गंभीर अपराध जैसी सजा हो गई। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कानूनी और मेडिकल नजरिए से ये क्लॉज एक बहुत बड़ा खतरा है। वो कैसे? देखिए, अनुचित प्रभाव जो शब्द है वो बहुत ही अस्पष्ट है। कानून में इसकी कोई साफ और स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि अनुचित प्रभाव आखिर माना किसे जाएगा। कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। नहीं है। और इसका सीधा असर उन मनोवैज्ञानिकों, वकीलों, शिक्षकों और समुदाय आधारित संगठनों पर पड़ेगा जो जमीनी स्तर पर ट्रांस लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं इसे एक प्रैक्टिकल नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए। मान लीजिए एक किशोर अपने जेंडर को लेकर बहुत उलझन में है और वो एक काउंसलर या डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है। डॉक्टर जो एरोइस बीस्ट मेडिसिन फॉलो करता है, उस बच्चे की मदद करता है और उसे समझाता है कि उसका ट्रांस होना एकदम नॉर्मल है। लेकिन उस बच्चे के परिवार वाले, जो शायद थोड़े रूढ़िवादी हैं, वो इस बात से सहमत नहीं है। तो क्या वो परिवार उस डॉक्टर पर यह आरोप लगा सकता है कि इसने हमारे बच्चे पर अनुचित प्रभाव डाला है? बिल्कुल लगा सकता है। और क्या उस डॉक्टर को सच में 15 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, और यही वो सबसे बड़ा कानूनी लूप होल है जिसका जिक्र इस लेख में किया गया है। भारतीय परिवारों में इस तरह के मुद्दों पर असहमति होना बहुत ही आम बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब उस पारिवारिक असहमति को आप एक आपराधिक मामले में, एक क्रिमिनल चार्ज में बदल देते हैं, तो सोचिए क्या असर होगा। कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। बिल्कुल, कोई भी डॉक्टर, काउंसलर या थेरेपिस्ट अपनी नौकरी, अपना करियर और अपनी आजादी क्यों दांव पर लगाना चाहेगा? सही बात है। वे डर जाएंगे। वे साफ कह देंगे कि हम कानूनी पछड़े से बचने के लिए ट्रांसजेंडर मरीजों को देखेंगे ही नहीं। और इसका नतीजा ये होगा कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो हमारे औपचारिक हेल्थ केयर सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। और फिर उन्हें मजबूर होकर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें असुरक्षित तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये कानून मदद करने वालों या देखभाल करने वालों को ही अपराधी बना रहा है। ये तो सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरे समुदाय को खत्म करने या उन्हें एकदम अदृश्य बना देने जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, इसे इरेजर कहते हैं। और अदृश्य बनाने की बात करें तो लेख में एक और तकनीकी लेकिन बहुत अहम बात उठाई गई है। ये जो नया संशोधन है, ये ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और हिजड़ा पहचानों को एक ही डिब्बे में डाल देता है। बिल्कुल, जो कि वैज्ञानिक रूप से गलत है। जहां तक मैं समझता हूं, इंटरसेक्स एक बायोलॉजिकल स्थिति है जहां क्रोमोसोम या एनाटॉमी टिपिकल मेल या फीमेल से अलग होती है। सही है। हिजड़ा भारत की एक बहुत ही पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है और ट्रांसजेंडर एक अलग व्यक्तिगत अनुभव है। तो फिर ये कानून इन सबको एक साथ मिला क्यों रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि जब बिना समुदाय से बात किए बंद एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाई जाती हैं तो क्या होता है। कानून इन अलग अलग जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक हकीकतों को समझ ही नहीं पा रहा है। और लेख के अनुसार इन सबको एक ही खांचे में फिट करने की इस कोशिश में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो ट्रांस पुरुषों का, यानी ट्रांस मेन का होता है। ट्रांस पुरुषों का? वो कैसे? क्योंकि जो हिजड़ा समुदाय है वो मुख्य रूप से ट्रांस महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो जब कानून इन सबको मिला देता है तो ट्रांस पुरुष इस पूरी कानूनी और सामाजिक बातचीत से ही लगभग गायब हो जाते हैं। समझ गया। उन्हें कोई स्पेसिफिक पॉलिसी कवर नहीं करती, उन्हें कोई अलग पहचान नहीं मिलती, वे सरकारी कागजों से पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। तो इन सब कड़े नियमों, इस मेडिकल बोर्ड और वो जो 15 साल की जेल वाले क्लॉज की हमने बात की, इन सब के पीछे सरकार का आखिर तर्क क्या है? मतलब सरकार क्यों कह रही है कि ये 2026 का अमेंडमेंट लाना इतना जरूरी था? सरकार की तरफ से जो मुख्य तर्क दिया गया है वो ये है कि जो पुराना स्व पहचान वाला सिस्टम था उसमें दुरुपयोग या मिसयूज की आशंका है। दुरुपयोग? हाँ, उनका कहना है कि शायद 0.01% यानी 0.01% लोग गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। 0.01%? जी। मतलब अगर 10,000 लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद एक व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। हाँ, सरकार का यही तर्क है। और उस एक संभावित फ्रॉड को रोकने के लिए आप बाकी के 9,999 सच्चे लोगों की गरिमा, उनकी निजता और उनके मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये तर्क तो मुझे किसी भी एंगल से जायज नहीं लगता। अगर किसी को राशन कार्ड या पासपोर्ट में फ्रॉड का डर होता है
तो क्या सरकार देश के सभी नागरिकों को मेडिकल बोर्ड के सामने कपड़े उतारकर खड़ा कर देती है? नहीं ना, और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल नहीं करते। और जो एडिटोरियल के लेखक हैं वो भी ठीक यही बात कहते हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक समस्याओं का जो समाधान है वो प्रशासनिक ही होना चाहिए। सही बात है। अगर आपको लगता है कि कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आप अपने वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल मजबूत कीजिए। हाँ, आप अपने सिस्टम का ऑडिट करवाइए। लेकिन आप दुरुपयोग रोकने के नाम पर लोगों के शरीर और उनकी बुनियादी पहचान की पुलिसिंग तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल। लेखक अपने लेख के अंत में एक बहुत ही भावुक लेकिन तार्किक अपील करते हैं। क्या अपील करते हैं? वो कहते हैं कि हमें रुककर ये सोचना होगा कि कहीं हम एक दशक में हासिल की गई उस प्रगति को जो 2014 के नालसा फैसले के बाद से कानून और समाज में आई थी, उसे पूरी तरह से मिटा तो नहीं रहे हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा के सभी धागों को अगर एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि कैसे 2014 के नालसा फैसले ने इंसान को ये ताकत दी थी कि वो खुद तय करे कि वो कौन है। हाँ। लेकिन 2026 के इस नए बिल ने उस ताकत को छीन लिया है और एक ऐसे मेडिकल बोर्ड को दे दिया है जिसके पास जेंडर नापने का कोई वैज्ञानिक टूल ही नहीं है। बिल्कुल सही। हमने ये भी समझा कि कैसे ये बिना वैज्ञानिक आधार वाली जांच एक ऐसे समुदाय के लिए मेंटल हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है जो पहले से ही सुसाइड और डिप्रेशन के खतरनाक स्तर से जूझ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैसे ये कानून डॉक्टरों और सपोर्ट करने वालों पर 15 साल की जेल की तलवार लटकाकर इस समुदाय को पूरी तरह से अकेला छोड़ रहा है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे पहलू और तर्क उस एडिटोरियल के लेखक के हैं जिसका हमने आज एनालिसिस किया है। जी बिल्कुल, ये स्रोत सामग्री का नजरिया है। इस पूरे विषय ने ये बहुत ही साफ कर दिया है कि कानून सिर्फ संसद में पास होने वाले कुछ पन्ने नहीं होते। जब वे जमीन पर उतरते हैं तो वे इंसानी जिंदगी, उसके सम्मान और उसके शरीर पर सीधा और बहुत गहरा असर डालते हैं। ये सिर्फ एक नियम बदलने की बात नहीं है, ये किसी के वजूद को खारिज करने की बात है। एकदम सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वो क्या? देखिए, सोचने वाली बात है, अगर हमारी नौकरशाही व्यवस्थाएं महज 0.01% संभावित फ्रॉड का हवाला देकर किसी भी इंसान की जेंडर जैसी सबसे बुनियादी और सबसे निजी पहचान को खुद से परिभाषित करने का अधिकार छीन सकती हैं। हाँ, तो भविष्य में इंसानी पहचान के और कौन से ऐसे गहरे और व्यक्तिगत पहलू होंगे जिन्हें इसी तर्क के आधार पर मेडिकल प्रक्रियाओं या सरकारी पुलिसिंग के दायरे में लाया जाएगा? ये तो एक बहुत ही डराने वाला सवाल है। क्या कल को कोई कमेटी ये तय करेगी कि हम कैसा महसूस करते हैं या हम किस पर विश्वास करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हम सब की आज़ादी और हमारी निजता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, इस पर हर किसी को सोचना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।